नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर भारत के तेवर से घबराया चीन मुकाबले के लिए 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को दे रहा है आधुनिक ट्रेनिंग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अफगानिस्तान के शख्स से तिल मिलाया पाकिस्तान, काबुल के राजनयिक को किया तलब। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के डॉक्टरों से की बात, कोरोना पर उनकी सीख और सुझावों पर हुई चर्चा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एलएसी पर भारत के तेवर से घबराया चीन, मुकाबले के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को दे रहा आधुनिक ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, भारत के साथ सीमा पर हुए तनाव के बाद से ही चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने में लगा हुआ है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सोशल मीडिया रिलीज से लेकर देश के सरकारी मीडिया द्वारा जारी किए जाने वाले फुटेज इस बात का सबूत देते हैं। इन सबूतों के जरिए पता चलता है कि चीनी सेना ने शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में अपनी जमीनी यूनिट को आधुनिक बनाने का प्रयास तेज कर दिया है। शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न थिएटर कमांड का एक हिस्सा है। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बेल्फेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के रिसर्च के अनुसार यहाँ लगभग 90,000 से 1,20,000 जमीनी सैनिक है। यह सैनिक मुख्य रूप से 76वीं और 77वीं समूह सेनाओं में बटे हुए हैं। रिसर्च के मुताबिक 76वीं और 77वीं समूह सेनाओं का मुख्यालय चोंगकिंग और बाओजी में है। हालांकि वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास तिब्बत और शिनजियांग के इस अशांत क्षेत्र में जमीनी संचालन का अधिकार नहीं है। इसके बजाय यहाँ सुरक्षा को लेकर 2 सेना निर्देशित मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हैं। वास्तव में पश्चिमी चीन में स्थित शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट नवीनतम सैन्य हथियार हासिल करने में काफी पिछड़ा हुआ है। इसके पीछे की वजह यह है कि चीन मुख्य रूप से ताइवान के संग विवाद में उलझा हुआ है। इस वजह से इस द्वीपीय देश के पास तैनात यूनिट को आधुनिक हथियारों से लैस करने में तवज्जो दी जाती है। इसके अलावा शिनजियांग की सीमाएं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है, जिससे चीन को कोई खतरा नहीं है। वहीं यहां से घुसपैठ की संभावना भी बेहद कम है। हालांकि 2021 को लेकर शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के जवान उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस प्रांत में सैनिकों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। चीन का सरकारी मीडिया भी जमकर इस प्रचार को करने में लगा हुआ है। मई में ही PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की डिलीवरी की गई है। ट्रक बेस्ड रॉकेट लॉन्चर्स को एक आर्टिलरी ब्रिगेड को डिलीवर किया गया है। एक वीडियो फुटेज में देखा गया कि PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स को लेकर एक सेरेमनी रखी गई है। इसके अलावा मई में ही 20 चालित होवित्जर तोपें डिलीवर की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान के सच से तिलमिलाया पाकिस्तान, काबुल के राजनयिक को किया तलब। जी हां दोस्तों, आतंकियों की पनाहगाह बन चुका पाकिस्तान के लिए सच सुनना बर्दाश्त नहीं है। अफगानिस्तान के सच कहने पर वह इतना तिलमिला गया कि उसने उसके राजदूत नजीबुल्लाह अली खेल को तलब कर दिया। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने हालांकि यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि कौन सी बात उसे बुरी लगी है। हालांकि हाल ही में अफगान नेतृत्व ने कहा था कि पाकिस्तान तालिबानियों को शरण दी हुई है। मीडिया खबरों के मुताबिक अफगान नेता ने कहा था, तालिबान की ओर से फैसला लेने वाले संगठन के नाम क्वेटा शूरा, मिराम शाह शूरा और पेशावर शूरा पाकिस्तानी शहरों के नाम पर रखे हैं। ये सभी संगठन इन्हीं शहरों में स्थित हैं। पाकिस्तान का इसके साथ गहरा संबंध है। मीडिया के सवालों के जवाब में FO ने कहा कि अफगान नेतृत्व ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। पाकिस्तान इससे काफी चिंतित है। आरोपों को बताया बेबुनियाद। पाकिस्तान की ओर से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी आपत्ति अफगान सरकार से जता दी है। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत के सामने इस गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर आपत्ति जताई गई है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि अफगान नेतृत्व के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। दोनों देशों के संबंधों में पड़ सकती है दरार। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि इस तरह के आरोपों की वजह से दोनों देशों के बीच अविश्वास की स्थिति बढ़ेगी और संबंधों में दरार पड़ सकती है। बयान में कहा गया कि दोनों देश बिल्कुल भाई जैसे हैं और अफगान शांति प्रक्रिया में मिलकर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान सरकार से आग्रह है कि शांति और स्थिरता के लिए उसे अफगान पाकिस्तान एक्शन प्लान जैसे मंच का उपयोग करना चाहिए। अफगानिस्तान अक्सर पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि उसने अपने यहाँ आतंकियों को पनाह दी हुई है। खासतौर से अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को अमेरिकी सैनिकों की वापसी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों की वापसी का ऐलान कर दिया है। सभी अमेरिकी सैनिक 11 सितंबर से पहले अपने देश लौट आएंगे। यह वापसी ऐसे समय में हो रही है जब अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता किसी दिशा में बढ़ती नहीं दिख रही है। अफगानिस्तान में आम नागरिकों पर लगातार हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के डॉक्टरों से की बात, कोरोना पर उनकी सीख और सुझावों पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, देश में कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश भर
भर के डॉक्टरों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टरों ने जानलेवा बनी कोरोना वायरस को लेकर अपनी सीख और सुझावों के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। पीएम मोदी ने कोविड केयर में लगे देश भर के डॉक्टरों के ग्रुप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। मालूम हो कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी चिंता का विषय बना हुआ है। संक्रमण को रोकने के लिए कई हिस्सों में लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाए गए हैं ताकि इस जानलेवा बीमारी के संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी लाई जा सके और अस्पतालों में बेड की कमी के साथ ही दवाइयों और ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जा सके। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी लगातार कोरोना संकट के बीच मेडिकल आवश्यकताओं को देखते हुए एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। इन सब के बीच एक राहत देने वाली बात यह है कि देश को अब कोरोना के मामलों में कमी दर्ज हो रही है। इसके पीछे कई राज्यों में सख्त पाबंदियों को भी एक वजह बताया जा रहा है। साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग में सफलता हासिल करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। बता दें कि सोमवार को देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,81,386 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि देश में 27 दिनों बाद 3 लाख से कम मामले प्रकाश में आए हैं। हालांकि कोरोना से मौत का आंकड़ा अब भी 4,000 के पार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजरायल ने हमास की सुरंगों पर बोला हवाई हमला, कई कमांडर हुए ढेर। जी हां दोस्तों, इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग तेज हो गई है। साल 2014 के गाजा युद्ध की तरह तनाव बढ़ रहा है। इस बीच इजरायल ने गाजा सिटी के अंदर हमास की महत्वपूर्ण सुरंगों को निशाना बनाया है, जिसमें हमास के कई कमांडर ढेर हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इजरायल डिफेंस फोर्सेस के जेट्स ने भारी बमबारी की है, जिससे हमास की सुरंगों को निशाना बनाया गया है। इजरायली हमले में 15 किलोमीटर लंबी हमास की सुरंग को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 9 हमास कमांडरों का ठिकाना था। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना ने हमास के हाई प्रोफाइल कमांडरों को निशाना बनाया है। हालांकि इजरायल ने मृतकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। हमारे सहयोगी वेबसाइट वियॉन की खबर के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने 15 किलोमीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाने के लिए 44 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और ताबड़तोड़ बम बरसाए। इस दौरान एक फिलिस्तीनी व्यक्ति गजन मनी कजात ने कहा कि एक दिन इजरायल के प्रधानमंत्री को एहसास होगा कि हम लोग आम सिविलियन हैं, कोई लड़ाके नहीं जो हम आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि इजरायली सेना का दावा है कि ये सुरंग सिविलियन इलाके के बीच बनाई गई थी और हमास के लोग आम लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में हवाई यात्रा करने वालों की जान से खिलवाड़, CAA ने सुप्रीम कोर्ट से कहा पायलटों की परीक्षा में हुई धांधली। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में पायलटों की परीक्षा और नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने पायलट परीक्षाओं की प्रक्रिया में कुप्रबंधन, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के जाल का खुलासा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जांच रिपोर्ट पेश की है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने लगभग 30 पायलटों को गलत जानकारी दी थी, जबकि कई पायलट किसी और को परीक्षा देने के लिए भेजते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि 2 पायलट तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, बाकी 28 पायलटों ने वीकली ऑफ के दिन टेस्ट पास किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पायलटों को परीक्षा प्रणाली में अवैध प्रवेश देकर भ्रष्टाचार में शामिल 2 वरिष्ठ संयुक्त निदेशकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। संघीय जांच एजेंसी ने भी उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। CAA ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि धोखाधड़ी में शामिल होने के कारण 54 में से कम 32 पायलटों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार यह मुद्दा पिछले साल 22 मई को कराची में PIA विमान दुर्घटना के बाद सामने आया था, जिसमें 97 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई थी। हादसे की वजह ह्यूमन एरर बताई गई। बाद में जून में पता चला कि 262 पायलटों के पास फर्जी लाइसेंस था। उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर ने 22 जून 2020 को नेशनल असेंबली को बताया था मेरिट की अनदेखी करते हुए फर्जी डिग्री वाले लोगों को राजनीतिक आधार पर नियुक्त किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के भीतर से ही उठी आवाज, बीजिंग से मुकाबले के लिए क्वाड देश करे आर्थिक हितों का संरक्षण। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई मुल्क चीन को खतरा मानते हैं। चीन में राजनीतिक बंदी के रूप में रहे जैन ली यांग और यूरोप की धार्मिक स्वतंत्रता फोरम के अध्यक्ष आरोन रोड्स का भी यही मानना है। इन नेताओं ने कहा है कि चीन से लड़ने के लिए क्वाड देशों को भी व्यापारिक हितों की संधि करनी होगी, तभी इस गठजोड़ की उपयोगिता सिद्ध होगी। यदि चीन किसी भी देश के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाता है तो अन्य देश उसको सुरक्षा देने का काम करे। उन्होंने द हिल में लिखे एक लेख में कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए क्वाड ही सही जवाब होगा। दशकों से चीन दबाव के अपने सहयोगी बनाता रहा है और फिर जो व्यापारिक सहयोगी उसके हिसाब से नहीं चलते हैं उन पर प्रतिबंध लगाता है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के साथ ही उसने यही किया। ऑस्ट्रेलिया ने जब हुआवे पर प्रतिबंध लगाया और कोरोना की विश्व स्तरीय जांच की मांग की तो चीन ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक नुकसान हुए। क्वाड को लेकर चीन परेशान जरूर है, लेकिन अब इसमें शामिल देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान को आर्थिक गठजोड़ बनाकर एक दूसरे के हितों का संवर्धन भी करना पड़ेगा। वहीं चीन का सही जवाब होगा।
असल में क्वाड समूह के देशों से चीन की घबराहट भी किसी से छिपी नहीं है। क्वाड को लेकर चीन की बेचैनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में चीन ने बांग्लादेश को क्वाड में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी थी। चीन ने बांग्लादेश को धमकी दी थी कि वह यदि चीन विरोधी गठबंधन में शामिल होता है तो इससे बीजिंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल में बढ़ते कोरोना केस के बीच ऑक्सीजन की भारी किल्लत, चीन छोड़ भारत से लगाई मदद की आस। जी हां दोस्तों, नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। वहां हजारों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि हर रोज सैकड़ों मौतें हो रही हैं। इस बीच देश में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की नजर इन दिनों भारत पर टिकी है। वो चाहते हैं कि भारत उन्हें इस मुश्किल घड़ी में मदद करे। हालांकि ओली की दोस्ती चीन से रही है, लेकिन मदद की आस वे भारत पर नजर टिकाए हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विदेश मामलों के सलाहकार रंजन भट्टाचार्य ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बताया कि नेपाल की नजरें भारत पर टिकी हैं। उनके मुताबिक ओली चाहते हैं कि भारत उन्हें महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की सप्लाई करे। बता दें कि संसद में विश्वास मत गंवाने के 4 दिन बाद केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वो अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ओली चीन के बेहद करीबी रहे हैं। इन दिनों चीन नेपाल को कोरोना से लड़ने के लिए दवाई और वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है, लेकिन भट्टराय के मुताबिक कोरोना से जान बचाने के लिए सबसे जरूरी हथियार यानी लिक्विड ऑक्सीजन नेपाल के पास नहीं है। लिहाजा नेपाल को उम्मीद है कि भारत उन्हें मदद करेगा। भट्टराय ने कहा, नेपाल में ऑक्सीजन की कमी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ ऑक्सीजन की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है। हम लोग भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि नेपाल में कोरोना को लेकर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। यहाँ हर रोज 8000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि हर रोज 150 से 200 लोगों की मौत हो रही है। हाल ही के दिनों में चीन ने नेपाल को कोरोना वैक्सीन की 8 लाख डोज दान में दिए हैं। नेपाल को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन की भी 10 लाख डोज मिले हैं, जबकि सीरम के साथ नेपाल की 20 लाख डोज की डील हुई थी। नेपाल को उम्मीद है कि उन्हें भारत से जल्द वैक्सीन की और डोज मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया में सड़कों पर उतरे लोग जला रहे इजरायल के झंडे। यह कोई युद्ध नहीं, नरसंहार है। जी हां दोस्तों, अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थकों ने गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमले खत्म करने की मांग करते हुए लॉस एंजलिस, बोस्टन, फिलाडेल्फिया और अन्य अमेरिकी शहरों में प्रदर्शन किए। हजारों लोगों ने लॉस एंजलिस में संघीय इमारत से लेकर इजरायली वाणिज्य दूतावास तक शनिवार को रैली निकाली। उन्होंने फलस्तीन को आज़ाद करो और इंतिफादा कायम रहे के पोस्टर पकड़ रखे हैं। सैन फ्रांसिस्को में प्रदर्शनकारियों ने ड्रम बजाकर और फिलिस्तीन आज़ाद होगा के नारे लगाकर प्रदर्शन किए और रैली निकाली। इसके अलावा बोस्टन, वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया और पीटर्सबर्ग समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। बता दें कि इस हिंसा में गाजा में कम से कम 145 फलस्तीनियों की मौत हो गई है। इसराइल में 8 लोगों की मौत हो गई है। यूरोपीय देशों में सड़कों पर निकले लोग। दूसरी ओर हजारों प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को लंदन, बर्लिन, मैड्रिड और पेरिस सहित प्रमुख यूरोपीय शहरों में भी फिलिस्तीनियों के समर्थन में मार्च किया। लंदन में स्टॉप बॉम्बिंग गाजा और फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाते हुए कई हजार प्रदर्शनकारियों ने इजरायली दूतावास की ओर मार्च किया और ब्रिटेन की राजधानी के हाइड पार्क के पास मार्बल पार्क पर इकट्ठा हुए। कैंसिंगटन हाई स्ट्रीट, जहां दूतावास स्थित है, के चारों ओर भीड़ नजर आई। आयोजकों ने दावा किया कि लंदन मार्च के लिए 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। हालांकि लंदन पुलिस ने कहा कि वो किसी भी आंकड़े की पुष्टि नहीं कर सकते। जर्मनी में बर्लिन के अलावा भी कई जगह प्रदर्शन देखने को मिले। फ्रैंकफर्ट, लिप्जिंग और हैम्बर्ग में भी विरोध प्रदर्शन हुए। मंगलवार को बॉन और मुएन्स्टर में इजरायल के झंडे जलाए गए थे। पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस और पानी की बौछार। पेरिस में पुलिस अधिकारियों ने प्रतिबंध के बावजूद वहां आयोजित फलस्तीन समर्थक रैली को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। ग्रीस में पुलिस ने कहा कि एथेंस में अमेरिकी दूतावास पर लगभग 1000 लोगों ने मार्च किया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया और दूतावास के सामने प्रदर्शनकारियों के साथ मामूली हाथापाई भी हुई। रोम में लगभग 100 लोग फलस्तीनी झंडों के साथ सांता मारिया मैगीगोर बेसिलिका के पास इकट्ठा हुए और नारे लगाने लगे। प्रदर्शन के दौरान एक प्लेकार्ड पर लिखा हुआ था, फलस्तीनियों का समर्थन करने के लिए मुस्लिम होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको सिर्फ एक इंसान होना चाहिए। इसके अलावा ट्यूनीशिया की कई शहरों में भी प्रदर्शन देखने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से दहशत में चीन, जानिए क्या है इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने लिया है एक ऐसा बड़ा फैसला जिसके बाद दहशत में आ चुका है चीन। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से चीन को भी मुश्किलें बढ़ रही हैं और डर सता रहा है। उसे अंदेशा हो रहा है कि अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान में फिर से आतंकवाद भड़क सकता है। नतीजतन उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर
खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसे देखते हुए चीन ने मध्य एशियाई देशों से सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ाने का अनुरोध किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे सैनिकों की पूर्ण वापसी की तारीख 11 सितंबर नजदीक आ रही है, चीन की चिंता बढ़ती जा रही है। उसे लग रहा है कि अफगानिस्तान में अस्थिरता का असर उसके चिंजियांग प्रांत में भी पड़ सकता है और कट्टरपंथी ताकतें सिर उठा सकती हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मध्य एशिया के विदेश मंत्रियों से कहा है कि उन्हें आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर कोई खतरा ना आए। तो दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करने के मूड में है चीन, लेकिन अमेरिका ने दे दिया है बड़ा झटका। अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिक जो हैं वो पूर्ण रूप से सितंबर में वापस आ जाएंगे, जिसके बाद चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की धज्जियां उड़ जाएंगी और चीन को होगा बड़ा नुकसान। इसी बात से चीन डरा हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बड़े युद्ध की तैयारी में है चीन, जंगी बेड़ों के साथ किया युद्धाभ्यास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने एक बड़े युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे चीन किसी बड़े हमले की तैयारी में हो। विशेषज्ञ इसको हमले की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। वीडियो में 40,000 टन वजन वाला युद्धपोत दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर तनाव के बीच चीन ने एक बड़े युद्धाभ्यास का वीडियो जारी कर दिया है और ताइवान से लगातार चीन के जो संबंध हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये युद्धाभ्यास कब और कहां किया गया है। चीन ने इस वीडियो को ऐसे समय में जारी किया है जब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। चीन के सैन्य विशेषज्ञ सोंग जोंगपिंग ने कहा है कि सेना का यह अभ्यास ताइवान से संबंधित युद्ध को लेकर तैयारी के लिए किया गया है। एक सैन्य अधिकारी ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि लंबे समय से ताइवान और अन्य देश ये मानते हैं कि चीन के पास वो ताकत नहीं है जिससे इन द्वीप पर ऑपरेशन किया जा सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है और हमारा युद्धाभ्यास उसको बताने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, यहाँ पर गीदड़ भभकी देता नजर आ रहा है। चीन युद्धाभ्यास का वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन ताइवान दोस्तों, ताइवान भी मुस्तैद है और चीन से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को दी चेतावनी, कहा मुझे अपनी संवैधानिक शक्तियों के इस्तेमाल के लिए मजबूर ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस सरकार को चेतावनी दे दी है कि मुझे अपनी संवैधानिक शक्तियों के इस्तेमाल के लिए मजबूर नहीं करें। वैसे भी राज्यपाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ विवाद कोई नया नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस सरकार को ये चेतावनी दे दी है। राज्यपाल धनखड़ तृणमूल के सत्ता में आने के पिछले 3 दिनों तक हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा उन्होंने किया था। उत्तर बंगाल में शीत कूच की उनकी यात्रा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कड़ा ऐतराज जताया था। राज्यपाल को वहां काले झंडे दिखाए गए थे। इस पर तृणमूल की ओर से कहा गया था कि वहां के लोगों ने धनखड़ को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह पर काम करने के अपने संवैधानिक दायित्वों की याद दिलाई। जिसके बाद आपको बता दें कि अब धनखड़ ने चेतावनी दे दी है ममता बनर्जी को और कहा है कि मुझे अपनी संवैधानिक शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए मजबूर ना करें। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों के दौरे के क्रम में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ शनिवार को नंदीग्राम पहुंचे और सुबह बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से नंदीग्राम पहुंचने के बाद राज्यपाल बाइक पर ही बैठकर हिंसा प्रभावित गांव के लिए निकल पड़े। राज्यपाल कई गांवों में हिंसा पीड़ित परिवारों से मिले। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं ने राज्यपाल को हंसा वाली रात की दर्द भरी दास्तान सुनाई। दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त तनाव से गुजरा था पश्चिम बंगाल। चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक विरोधियों एक दूसरे के खिलाफ जान लेने को उतर गए थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भड़की हिंसा पर सुरक्षा परिषद की बड़ी बैठक, तत्काल रोकने की अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान और इजरायल के बीच विस्फोटक हो रहे हालातों पर विचार विमर्श के लिए सुरक्षा परिषद की एक मुख्य बैठक हो रही है। इसमें यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस और इसी के साथ मध्य पूर्वी शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष संयोजक टॉर वेनेसलैंड शामिल हैं। इससे पहले परिषद के सभी सदस्यों ने दोनों ही पक्षों से तनाव को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार
मानवाधिकार उच्चायोग मिशेल बैचलेट ने एक वक्तव्य में कहा है कि बीते 10 दिनों के दौरान फिलिस्तीन और इजराइल के इलाके में तेजी से हालात बिगड़े हैं। इसकी बड़ी वजह इजराइल द्वारा पूर्वी यरूशलेम की शेख जर्राह बस्ती में फिलिस्तीन परिवारों को जबरन बेदखल करना बनी है। उनका यह भी कहना है कि रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद के आसपास इजरायली फोर्स की तैनाती और हिंसा के बाद नस्लीय नफरत को बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से हालात और अधिक खराब हुए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भीषण चक्रवाती तूफान में बदल चुका है तख्ते। गृह मंत्री अमित शाह ने लिया तैयारियों का जायजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चक्रवाती तूफान तौकते से निपटने के लिए तैयारियों का आकलन करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादर और नागर हवेली के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साथ चक्रवात से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों के उपायों और योजनाओं और इससे उत्पन्न स्थिति का। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।